देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कोरोना वायरस का कहर दुनिया के साथ साथ भारत में भी बढ़ता जा रहा है। हम आपको बता दें कि हम भारत के साथ साथ देश में बड़े प्रदेशों और बड़े शहरों का कोरोना अपडेट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। शाम 4 बजे तक के आंकड़ों में हम आपको दिखाएंगे कि कहां कितने मरीज हैं, कितने मरीज ठीक हुए हैं और कितने लोगों की जान कोरोना से गई है। भारत में 17,869 मरीज हैं, 567 मरीजों की मौत हो गई है। दिल्ली में 2003 मरीज हैं, 45 की मौत हुई है। और दिल्ली के बाद अगर बात करें महाराष्ट्र की, जहां सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है कोरोना का, 4,483 मरीज हैं और 223 की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 1100 मरीज हैं उत्तर प्रदेश में, जिनमें से 17 की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। 1,407 मरीज हैं कोरोना के और 72 मरीजों की मौत हुई है कोरोना से। राजस्थान में 1,535 मरीज हैं कोरोना संक्रमित और 24 की मौत हुई है राजस्थान में अब तक। आइए अब आपको इसके बाद दिखाते हैं कि देश के बड़े शहरों में कोरोना का अपडेट क्या कहता है। मुंबई की अगर बात करें तो 2,789 मरीज हैं, 131 की मौत हुई है। भोपाल में, मुंबई के बाद बात करते हैं भोपाल की, यहाँ 240 मरीज हैं, 7 की मौत हो गई है। और इसके बाद रुक करते हैं जयपुर का, यहाँ पर 578 मरीज हैं जो कोरोना से संक्रमित हैं और 14 मरीजों की मौत हुई है कोरोना की वजह से। और इसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, यहाँ पर 167 मरीज हैं जो कोरोना से संक्रमित हैं और 1 मौत हुई है। इसके बाद आगरा, जो एक काफ़ी ज़्यादा प्रभावित शहर है उत्तर प्रदेश का, 255 मरीज हैं यहाँ पर और 6 मरीजों की मौत हुई है कोरोना की वजह से। नोएडा में जो आंकड़ा 4 बजे तक था उसके मुताबिक 95 मरीज हैं, लेकिन अभी आंकड़ा बढ़ गया, 98 मरीज हो गए हैं, लेकिन मौत किसी की भी नहीं हुई है नोएडा में, ये अच्छी खबर है। कानपुर में 74 मरीज हैं जो कोरोना से संक्रमित हैं और 1 मरीज की मौत हुई है कानपुर में। कोरोना से हमारी लड़ाई जारी है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों से कोरोना वॉरियर्स पर लोगों के हमले की तस्वीरों ने इस लड़ाई पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। खास रिपोर्ट देखिए और अपने आसपास के लोगों को समझाइए। देश के अलग अलग शहरों में कोरोना योद्धाओं पर हमले की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पंजाब के फिरोजपुर की, जहां लॉकडाउन के दौरान बाजार बंद करवाकर पुलिस पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पंजाब के फिरोजपुर की, जहां लॉकडाउन के दौरान बाजार बंद करवा रहे पुलिस पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। आप देखिए किस तरह पुलिस को इस बात की सजा मिल रही है, क्योंकि वो लोगों की जान बचाने के लिए बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग को लागू करना चाह रही है। पुलिस के बार बार समझाने के बावजूद सिटी बाजार के दुकानदारों ने अपनी दुकानें खोल रखी थी। जब पुलिस ने इन लोगों से अपनी दुकानें बंद करने के लिए कहा तो पुलिस के साथ दुकानदार हाथापाई पर उतर आए। पुलिस पर हमले के दौरान कुछ महिलाएं भी इस हमले में दुकानदारों का साथ देती नजर आई। पंजाब सरकार ने लॉकडाउन के दौरान दी गई रियायतों को भी वापस ले लिया है। सिर्फ किसानों को फसल बेचने की छूट है। लुधियाना के एसीपी अनिल कोहली की भी कोरोना से मौत हो चुकी है। ऐसे में कोरोना योद्धाओं पर हमले की तस्वीरें पंजाब के लोगों को ही खतरे में डाल रही है। अब आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश के राजगढ़, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ा रही पुलिस को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। करीब 2 घंटे तक ग्रामीणों ने पुलिस टीम को बंधक बनाए रखा। बाद में खुजनेर थाने से गए अतिरिक्त फोर्स में डायल 100 की टीम को किसी तरह ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाया गया। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने डायल 100 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी थी कि इलाके में चोरी छिपे शराब की बिक्री की जा रही है। इस सूचना पर जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। इस दौरान भीड़ को कम करने के लिए डायल 100 की टीम ने बल प्रयोग किया, जिससे नाराज होकर ग्रामीणों ने न सिर्फ उन्हें बंधक बना लिया बल्कि उनके साथ बदसलूकी भी की। फिलहाल प्रशासन ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है कि लॉकडाउन का पालन करा रही पुलिस दरअसल इनकी जान बचाने के लिए ऐसा कर रही है, क्योंकि एक बार ये वायरस की जद में आ गए तो फिर कोरोना संक्रमण चेन को आगे बढ़ने से कौन रोकेगा। लॉकडाउन के बीच मिली छूट में किसानों ने कहां रखा आदेश का ख्याल और कहां भूल गए सरकार का निर्देश। देखिए ये रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान आज से दी गई जरूरी छूट के दरमियान खेती से जुड़े काम में तेजी देखी गई, लेकिन कहीं कहीं लॉकडाउन की खुलेआम धज्जियां उड़ाने की तस्वीर भी सामने आने लगी। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की 2 तस्वीरों को एक साथ देखिए। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के झांसी की है, जहां किसानों ने रोजमर्रा का काम शुरू किया, मंडियों में अनाज पहुंचाया, बिक्री और खरीदारी शुरू हुई। झांसी के एक क्रय केंद्र में किसान मास्क में नजर आए, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। लॉकडाउन के बीच काम और सरकार के निर्देश का ख्याल रखा गया।
सरकार का अच्छा कदम है। लॉकडाउन का सब पालन कर रहे हैं। उसके बाद जो खरीद हो रही है वो जरूरी है, खरीद भी जरूरी है और लॉकडाउन का पालन भी जरूरी है। किसान इस बात से खुश नजर आए कि सरकार ने समय रहते सही फैसला लिया, क्योंकि यही वक्त है जब खेतों से फसल की कटाई चल रही है और किसान अनाज बेचकर खुद को संभाल सकते हैं। भारतीय सरकार ने जो किसानों को छूट दी है वो सही निर्णय लिया है। हम किसानों को इस चीज की जरूरत थी। लॉकडाउन में मिली छूट के बाद मध्य प्रदेश के अशोकनगर में आदेश की कैसे धज्जियां उड़ी। अब ये देखिए, गांव से किसान निकले, गाड़ियों का कारवां भी निकला। इतनी भीड़ जैसे शहर में लॉकडाउन नहीं कोई जलसे का कार्यक्रम हो। अशोकनगर में लॉकडाउन के बीच हालात पूरी तरह से बिगड़ते दिखे। हजारों का हुजूम कृषि उपज मंडी पहुंचा। सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर और ट्रॉली लेकर पहुंचे किसानों की वजह से शहर में लंबा जाम लग गया। दूसरे जिले से आई गाड़ियों ने स्थिति और बिगाड़ दी, यानी जिला सील करने और ढील के दौरान सतर्क रहने के सारे दावे खोखले हो गए। अशोकनगर में लोगों की ये भीड़ प्रशासन की कमियों और खामियों को दर्शा रही है और साथ में ये भी बता रही है कि खुलेआम निकले इन लोगों की वजह से इस जिले में भी कोरोना का संकट हो सकता है। ये हालत तब है जब अशोकनगर के आसपास के जिलों से कोरोना पॉजिटिव के मामले भी सामने आ चुके हैं। देश कोरोना काल में है, हजारों लाखों लोगों की जान बचाने का संकट है, लेकिन ऐसे वक्त में भी लोग मामूली विवाद में एक दूसरे की जान लेने पर आमादा नजर आ रहे हैं। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से आई हैं, जहां दो पक्षों में जमीन विवाद में जमकर विवाद हुआ। ये बहराइच का फकरपुर इलाका है, जहां दो पक्षों के लोग एक दूसरे पर लाठी डंडों और ईंट पत्थर से हमला कर रहे हैं। हालात इस कदर खराब हैं कि कोई किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं। काफी देर तक चले संघर्ष के बाद दोनों पक्षों के करीब 1 दर्जन लोग बुरी तरह से घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों ही पक्षों पर मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपी के बहराइच से आई तस्वीरें एक साथ कई सवाल भी खड़े कर रही हैं। एक और यूपी सरकार दिन रात इस कोशिश में लगी हुई है कि लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए और प्रदेश में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। वहीं दूसरी ओर लोग सरेआम छोटे छोटे फायदे के लिए सारे नियम कायदों को ताक पर रख रहे हैं। ये सबको पता है कि इस वक्त सबकी जरूरत है कि कोरोना को हराया जाए, ना कि एक दूसरे के खिलाफ ताकत का प्रदर्शन किया जाए और हार जीत की कोशिश की जाए। ये तस्वीरें बहराइच की हैं, जहां 2 गुटों में आपसी संघर्ष हुआ जमीनी विवाद को लेकर। और देखिए किस तरह से यहाँ पर लॉकडाउन के दौरान एक दूसरे पर पत्थरबाजी की गई और हमला किया गया। खड़े हो तुम सब। तो तस्वीरें देखिए, जान बचाने के दौर में 2 पक्षों के बीच किस तरह का झगड़ा ये बहराइच में देखने को मिला। जब मौके पर पुलिस पहुंची तो दोनों ही पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। ये विवाद हुआ किसी जमीनी झगड़े की वजह से 2 पक्षों के बीच, और किस तरह से आमने सामने आकर लॉकडाउन की भी धज्जियां उड़ाई गई और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते ये लोग नहीं दिखाई दिए। तब जबकि सबकी चिंता लॉकडाउन को सुनिश्चित करना और एक दूसरे से दूरी बनाकर रखना और कोरोना से लड़ना होना चाहिए, वहां पर जमीन के झगड़े हो रहे हैं। लॉकडाउन के दरमियान राज्यों के जरिए बरती गई लापरवाही से केंद्र सरकार काफी नाराज है। केरल सरकार की संशोधित गाइडलाइंस पर अब से कुछ देर पहले गृह मंत्रालय ने भी चिंता जताई है। देश भर में लॉकडाउन के दौरान दिए गए रियायतों पर लापरवाही को लेकर केंद्र सरकार नाराज है। केंद्र सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन एक्सटेंशन में लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए कोई ढिलाई न बरती जाए। नाराज गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर लॉकडाउन में सख्ती बरतने की मांग की है। गृह मंत्रालय ने अपने पत्र में कहा है कि ऐसा देखने में आ रहा है कि 20 अप्रैल से लॉकडाउन के दौरान राहत देने के मामले में कुछ राज्य लापरवाही बरत रहे हैं, जो केंद्र सरकार के आपदा नियंत्रण कानून का उल्लंघन है। पत्र में गृह मंत्रालय ने साफ कहा है कि लॉकडाउन 2.0 के दौरान 15 अप्रैल को जारी गाइडलाइंस के मुताबिक ही लोगों को राहत दी जाए। गृह मंत्रालय ने कहा है कि एमपी के इंदौर, महाराष्ट्र की मुंबई, पुणे, राजस्थान के जयपुर, बंगाल के कोलकाता, हावड़ा, मेदिनीपुर ईस्ट, 24 परगना, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और जलपाईगुड़ी जैसे शहरों में लॉकडाउन के नियमों का खुला उल्लंघन सामने आया है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को चेतावनी दी है कि किसी भी तरह की गैर जरूरी ढिलाई से लोगों की सेहत तो खतरा हो सकता है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने केरल सरकार को अलग से पत्र लिखकर कोरोना से लड़ाई में ढिलाई पर आपत्ति दर्ज कराई है, जिसमें केरल में लोकल वर्कशॉप, नाई की दुकान, रेस्टोरेंट, किताबों की दुकान,
60 किलोमीटर तक बस से यात्रा, कार में पीछे 2 लोगों को बिठाना, स्कूटर पर पीछे बिठाकर यात्रा की मंजूरी जैसी फैसलों पर आपत्ति जताई गई है। सरकार ने साफ किया है कि केरल सरकार के फैसले से केंद्र सरकार के डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का उल्लंघन होगा। दरअसल केरल सरकार ने लॉकडाउन में रियायत के लिए अपनी ओर से संशोधित गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इस गाइडलाइन में केरल सरकार ने उन गतिविधियों को भी खोलने की इजाजत दी है जो 15 अप्रैल को जारी किए गए गृह मंत्रालय की गाइडलाइन में मना है। 20 अप्रैल से लॉकडाउन के बीच मिली छूट के बाद आज दिल्ली के सरकारी महकमों में कैसी हलचल रही, देखिए ये रिपोर्ट। हम इस समय दिल्ली के शास्त्री भवन में हैं, जहां पर दर्जन से अधिक केंद्र सरकार के विभाग हैं, मंत्रालय हैं और कई मंत्री भी यहां पर बैठते हैं। और आज देखिए, जब लॉकडाउन 2.0 के दूसरे चरण में यहां जब 20 अप्रैल यानी आज से केंद्र सरकार के नियम के मुताबिक अब डिप्टी सेक्रेटरी और उससे ऊपर के सभी अधिकारी को ऑफिस आना अनिवार्य है। संसद भवन के पास क्या नज़ारा है, आप देखिए कि संसद भवन में जो काम करने वाले स्टाफ हैं, जो अधिकारी हैं, वो सब यहाँ जब संसद भवन के बिल्डिंग में प्रवेश कर रहे हैं तो यहाँ पर जो पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स का जो एक ये गेट है, इस गेट पर आप देखिए कि सबके प्रॉपर गाड़ी को सैनिटाइज किया जा रहा है, उनका आई कार्ड चेक हो रहा है और साथ ही साथ जो थर्मल स्क्रीनिंग है वो की जा रही है। हम इस वक्त रायसीना हिल पर हैं और मेरे ठीक पीछे आप राष्ट्रपति भवन देख रहे हैं। आज से थोड़ी आवाजाही बढ़ गई है और उसका नज़ारा आप देख सकते हैं कि इस समय फिलहाल नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के बीच में राजपथ के इस हिस्से पर आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सारी गाड़ियां खड़ी है। दरअसल पहले भी ज्वाइंट सेक्रेटरी या उससे ऊपर के अधिकारी लगातार आ रहे थे, लेकिन अब वो आवाजाही और स्टाफ दोनों बढ़ गए हैं। केंद्र सरकार के सभी कार्यालय खुल गए हैं। आज मंत्रालय के बाहर गाड़ियों का जमावड़ा लगा हुआ है और लगातार सरकारी गाड़ियां आते जाते दिखाई दे रही हैं। साथ ही एसेंशियल सर्विस यानी कि जरूरी सेवाओं की गाड़ियां भी आते जाते दिखाई दे रही हैं। साफ सफाई की व्यवस्था भी शुरू हो गई है। हालांकि दिल्ली में अभी प्रकोप कोरोना का कम नहीं हुआ है। इंदौर की सेंट्रल जेल में 4 कैदियों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद क्या है जेल प्रशासन की तैयारी, देखिए ये रिपोर्ट। इंदौर के सेंट्रल जेल में कैदियों को कोरोना संक्रमण होने के बाद जेल प्रशासन की सांसें फूल गई हैं। 4 कैदियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन ने जेल के अंदर व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया है। जेल में बंद 7 कैदियों की तबीयत बिगड़ने के बाद उनका इलाज MY अस्पताल में चल रहा था। टेस्ट के बाद आई सैंपल रिपोर्ट में 4 कैदी कोरोना से संक्रमित पाए गए। एक कैदी की रिपोर्ट नेगेटिव निकली, जबकि 2 कैदियों की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। उप जेल अधीक्षक ने बताया कि कैदियों को कोरोना होने से जुड़ी जानकारी उन्हें मीडिया से मिली है। अभी मेरे को मीडिया जिनके माध्यम से मालूम पड़ा है कि जो हमारे 7 बंदी MYH में भर्ती थे चेस्ट वार्ड में, उसमें से 4 बंदियों का पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। सेंट्रल जेल से आई इस रिपोर्ट के बाद जेल प्रशासन ने जेल के अंदर संक्रमण को फैलने से रोकने की कोशिश कर रहा है। जेल के अंदर पहले से ही अलग वार्ड बनाया गया है। किसी भी बंदी को एक दूसरे से मिलने नहीं दिया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जा रहा है। जेल के 8 सर्कल को बंद कर दिया गया है। पेरोल पर छूटे कैदियों को भी वापस नहीं लिया जा रहा है। यानी जेल में कोरोना के पहुंचने के बाद प्रशासन अब पूरी तरह से जागा है। सभी बंदी 17 तारीख से जेल गार्ड से MYH में उपचाररत हैं। इंदौर सेंट्रल जेल में कैदियों के संक्रमित होने की रिपोर्ट पिछले हफ्ते से ही आने लगी थी। 13 अप्रैल को एक कैदी की तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके बाद पॉजिटिव केस की संख्या में इजाफा होता गया। इंदौर सेंट्रल जेल से 147 कैदियों को पेरोल पर रिहा किया गया है। 380 कैदियों को जमानत पर रिहा किया गया है। जेल में बंद करीब 800 कैदियों पर फिलहाल कोरोना का खतरनाक साया है। ऐसे में जेल प्रशासन को एहतियाती कदम उठाने के साथ साथ संक्रमण के बचाव को लेकर भी एक्शन मोड में आना होगा, ताकि समय रहते कैदियों को बचाया जा सके। जबलपुर अस्पताल से भागे कोरोना पॉजिटिव NSA आरोपी को पकड़ लिया गया है, लेकिन इस कोरोना क्रिमिनल की रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के जबलपुर से भागे कोरोना पॉजिटिव और मेडिकल टीम पर पत्थर बरसाने वाले जावेद को MP के नरसिंहपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। जावेद पर प्रशासन ने 50,000 के इनाम का ऐलान किया था। जावेद जबलपुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल की आइसोलेशन वार्ड से रविवार को भाग गया था। जावेद इंदौर के पत्थरबाजों में शामिल था। आरोपी की यहां कोरोना संदिग्धों की जांच के लिए गई टीम पर पथराव किया गया था। 1 अप्रैल को इंदौर में हुई पत्थरबाजी की घटना के बाद
इंदौर कलेक्टर ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे। पुलिस ने बाकी पत्थरबाजों के साथ जावेद को भी गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें एनएसी की सजा के तहत जबलपुर और सतना की जेल में शिफ्ट किया गया। बाद में जांच के दौरान जावेद खान कोरोना वायरस पॉजिटिव निकला। जावेद को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया था, लेकिन रविवार को आरोपी मौका देखकर फरार हो गया था। पिछले कुछ दिनों से जावेद एमपी सरकार और पुलिस प्रशासन के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ था। प्रशासन को डर था कि अगर जावेद पर जल्द ही शिकंजा नहीं कसा गया तो वो और लोगों को भी कोरोना से संक्रमित कर सकता है। लिहाजा जबलपुर से लेकर इंदौर तक की टीमें जावेद की तलाश में लगी हुई थीं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत मध्य प्रदेश के कई जिलों में कोरोना वायरस का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी जावेद समेत कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी खतरे की तासीर को नहीं समझ रहे। भोपाल और इंदौर की कोरोना संक्रमण चेन को ब्रेक करने की तमाम कोशिशें अब तक नाकाफी साबित हुई हैं। लगातार कोशिशों के बावजूद इन दोनों शहरों में बीमार मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में आप सभी से अपील है कि बीमारी के लक्षणों की अनदेखी न करें। जरूरत पड़ने पर फौरन मेडिकल टीम से संपर्क करें और अपने आसपास के लोगों पर भी नजर रखें। यूपी का कानपुर शहर कोरोना को लेकर दहशत में है। यहाँ के 2 मदरसों के 13 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शक है कि दिल्ली से गए जमातियों ने ही मदरसों तक कोरोना को पहुंचाया है। क्या जमात ने अब बच्चों तक भी कोरोना को पहुंचा दिया है? सवाल इसलिए क्योंकि कानपुर के 2 मदरसों में कोरोना पॉजिटिव बच्चों की संख्या 13 हो गई है। आशंका जताई जा रही है कि इन मदरसों से जुड़े मौलानाओं के तबलीगी जमात के लोगों से संबंध हो सकते हैं। कानपुर के मदरसा मछरिया में 7 बच्चे तो जाजमऊ के मदरसा अशरफिया के 6 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। खबर यह है कि ये सभी बच्चे जमातियों के संपर्क में आए थे। खबर है कि मदरसा अशरफिया में महाराष्ट्र के एक जमाती लॉकडाउन के दौरान आया था, लेकिन अब वो कहाँ है ये किसी को जानकारी नहीं। फिलहाल पिछले 24 घंटे में कानपुर से जो 26 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, उनमें मदरसा छात्रों के अलावा ज्यादातर लोगों के संबंध जमात से जुड़ते नजर आ रहे हैं। इनमें से 7 मामले कुली बाजार के, 5 कर्नलगंज के और 2 मामले पौष इलाके के हैं। कानपुर में बढ़ते मामलों ने जिला प्रशासन की भी नींद उड़ा दी है। खबर यह है कि जब पूरे देश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जमात से जुड़े लोगों की पहचान हो रही थी, करीब 8 विदेशी जमातियों के अलावा शहर में 158 जमाती आए थे। आशंका है कि इन्हीं में से कुछ लोगों के चलते कानपुर में कोरोना चेन फैला हो। दूसरी ओर कानपुर की कोरोना चेन पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जहां एक कारोबारी की कोरोना से मौत के बाद 150 लोगों पर कोरोना संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। इस खानदान के 6 लोग अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिस व्यापारी की मौत हुई उस कारोबारी से 2 तरह की चेन बन रही है, एक तो रिश्तेदारों की है और दूसरी कारोबारी की व्यावसायिक संबंधों वाली। फिलहाल इन सभी खुलासों के बाद कानपुर आईजी ने जमातियों की धरपकड़ के लिए सर्विलांस LIU समेत कई टीमों को लगाया है। जमातियों के पकड़े जाने पर उनके खिलाफ सख्त धाराओं में FIR दर्ज करने का आदेश दिया गया है। यही नहीं, जिला प्रशासन ने जमातियों की सूचना देने वालों को 10,000 के इनाम का भी ऐलान किया है। धारावी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद इलाके को तो सील कर दिया गया है, लेकिन लोगों की परेशानी का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी में फैले कोरोना संक्रमण के बाद धारावी को सील कर दिया गया। आने जाने के रास्ते बंद कर दिए गए। लेकिन धारावी के अंदर क्या चल रहा है, वहाँ के लोगों को जरूरी सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं, इससे जुड़ी तस्वीरें सामने आ रही हैं। इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है, लोगों के खाने पीने का भी इंतजाम किया जा रहा है। लेकिन समस्या सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉकडाउन के बीच धारावी के अंदर के सभी छोटे मोटे क्लिनिक बंद हो चुके हैं। ऐसे में वहां रहने वाले लोग छोटी मोटी बीमारी का इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि मामूली परेशानी के लिए तो मेडिकल स्टोर से दवा ले ली जाती है, लेकिन दूसरी बीमारी के इलाज के लिए वो कहाँ जाएं? धारावी के लोगों के लिए है वो यहाँ के शौचालय है, जो कि जिनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग हर रोज इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ पे कोई भी सैनिटाइजेशन की व्यवस्था नहीं है। धारावी में 10 बाय 10 के कमरों में 10 से 15 लोग रहते हैं। किसी भी कमरे में शौचालय नहीं होता। ऐसे में दूसरी बड़ी परेशानी ये है कि लाखों लोग बुनियादी जरूरत को पूरा करने वहां जाएंगे। हालत यह है कि इलाके में गंदगी से जीना मुहाल हो रहा है। लोग बार बार सरकार की बाट जो रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं। छोटे मोटे जितने भी क्लिनिक है सब बंद कर दिए गए धारावी के। अभी जो भी पेशेंट है वो मेडिकल से दवाई ले रहा है, और जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी वो किधर जाएगा सर। धारावी में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 20 नए मामले आ चुके हैं और संक्रमित मरीजों की संख्या 135 से ऊपर पहुंच चुकी है। सिर्फ धारावी में संक्रमण से अब तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।
इन सब के बीच सील हुए इलाके, उसमें फंसे लोगों की बुनियादी जरूरत पूरी नहीं हो रही है। सरकार ने लॉकडाउन के दौरान जरूरी सामान के साथ साथ मौजूदा समस्या के समाधान का वादा किया है। ऐसे में सरकार को धारावी पर खास तवज्जो देनी होगी। लॉकडाउन के दौरान एक कातिल अफवाह की वजह से महाराष्ट्र के पालघर में हुई मॉब लिंचिंग से संत समाज के साथ साथ सियासी गलियारे में भूचाल आ गया है। पालघर मॉब लिंचिंग केस की जांच में तेजी लाते हुए कोंकण रेंज के आईजी ने कासा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज और सेकंड ऑफिसर को निलंबित कर दिया है। इस मामले में अब तक 101 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें इलाके के 5 मुखिया भी शामिल हैं। पालघर में 2 साधुओं की हत्या के मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया है कि गलतफहमी की वजह से साधुओं पर हमला हुआ है और हत्या को हिंदू मुस्लिम रंग नहीं देना चाहिए। 100 से भी ज्यादा लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, जिनको 30 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी मिली है, पुलिस की हिरासत में है। 100-150 जितने भी हो, जो भी लोग इसमें शामिल होने की संभावना है, उनकी तलाश जारी है। महाराष्ट्र के पालघर में चोरी के शक में 2 साधु सहित 3 लोगों की मॉब लिंचिंग के बाद मचे सियासी घमासान के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया और मामले का संज्ञान लेते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात की। उद्धव ठाकरे ने बताया कि सिलसिले में गृह मंत्री अमित शाह से भी चर्चा हो चुकी है। घटना उस वक्त हुई जब 2 साधु अपने ड्राइवर के साथ ब्रह्मलीन हो चुके एक संत को समाधि देने जा रहे थे। तभी चोरी के शक में पालघर के गढ़चिनचले गांव के लोगों ने साधुओं को पीट कर मार डाला। एक भीड़ आती है और उसमें सैकड़ों लोग आकर साधुओं को पीटने लगते हैं और पुलिस के सामने ये सब हो रहा है। पुलिस इतनी बेबस, इतनी विवश और इतनी लाचार क्यों दिखाई दी? लॉकडाउन में जूना अखाड़े के 2 संतों की हत्या के बाद महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री सरकार पर हमलावर हो गए हैं। इसमें सबसे शर्मनाक बात क्या है? पुलिस के सामने मारा गया। कानून व्यवस्था है कहाँ? इस घटना को महज अफवाह के बल पर अंजाम दे दिया गया। साधुओं की हत्या के बाद संत समाज में गुस्सा है। नागा साधुओं ने भी लॉकडाउन के बाद महाराष्ट्र कूच का ऐलान कर दिया है। पटना में लॉकडाउन के बीच मिली रियायत के बाद किसानों की जिंदगी में बदलाव दिखने लगा है। किसान बाजार पहुंच रहे हैं और सामान खरीद रहे हैं। कंप्लीट लॉकडाउन के बीच आज से कुछ रियायतें दी गई हैं। खास करके कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू किए गए हैं। जितनी सरकारी जो कार्य जो कल तक बाधित थे, उन तमाम सरकारी कार्यों, खासकर अगर बिहार में बात करें तो नली गली योजना, नल जल योजना, जल जीवन हरियाली योजना, इन योजनाओं से संबंधित कार्य शुरू किए गए हैं। खासकर कृषि एक बड़ी समस्या थी कि जिस तरीके से रबी के फसल की कटाई नहीं हो रही है, तो कृषि संयंत्रों की दुकानें आज से खुल गई हैं। और खास करके और कंस्ट्रक्शन और कृषि, ये कृषि संयंत्र की एक दुकान है। आज से सरकार ने आदेश दिया है। बहुत किसान समस्या में थे, लिहाजा कृषि संयंत्रों की दुकानें आज से खुल गई हैं। आज से ही खुली है दुकान। अभी तुरंत आज ही अभी आधा घंटा हुआ बस। तो आ रहे हैं, कृषक आ रहे हैं। हाँ, बस वो लोग का फ़ोन आया है कि हम लोगों को, हम बोले आ जाइए तो आपको दे देंगे, आपका जो ज़रूरत का सामान है वो दे देंगे। खास करके फसल कटाई का मौसम है, गेहूं की फसल, गेहूं का उसका कटाई का है मशीन, वो सब के लिए अक्सर फ़ोन आता था। तो आज हम खोले हैं सर, तो जो है ना उसको दे देंगे सामान। अच्छा, तो किन किन सामानों की डिमांड अभी तक आई है? अभी तो बस वही फसल कटाई का ही ज़्यादा। क्या क्या रखते हैं फसल कटाई से संबंधित? गेहूं का आपका गेहूं कटाई का मशीन है, इसके बाद में जो है पानी पटाने का मशीन है, वही सब। तो ये समझा जा रहा है कि कम से कम किसानों की परेशानी आज से दूर होगी और ज़रूरी सेवाएं कई शुरू हुई हैं। जैसे ये कंस्ट्रक्शन की मशीन है, तो कंस्ट्रक्शन के कार्य भी आज से शुरू कर दिए गए हैं। खास करके सरकारी तो जो काम जो रुके पड़े थे, तो सरकारी कार्य आज से शुरू होंगे। मज़दूरों को रोज़गार मिलेगा, किसानों की सहूलियतें आज से बढ़ेंगी। ये तमाम तरह के जो रियायतें हैं वो आज से शुरू हो गई हैं। इंदौर के कोरोना कर्मवीर थाना प्रभारी देवेंद्र को आखिरी सलामी दी गई। इस जांबाज पुलिस वाले के परिजनों को सरकारी मदद का भी ऐलान किया गया है। ये सलामी कोरोना के कर्मवीर को है। ये विदाई उस बहादुर पुलिस वाले को है जिसने कोरोना से लोगों को बचाते बचाते खुद इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मध्य प्रदेश के जूनी इंदौर के थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार चंद्रवंशी को राजकीय सम्मान के साथ रामबाग मुक्तिधाम पर अंतिम विदाई दी गई। इस मौके पर भी पीपीई किट से लैस पुलिस के आलाधिकारी और जवानों ने कोरोना के खिलाफ अपनी जंग जारी रखने का संदेश दिया। एक जाबाज पुलिस वाले को आखिरी सलाम करते वक्त उनके अंदर का दर्द साफ झलक रहा था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उनके परिवार के लिए आर्थिक एवं सामाजिक सहायता हमारे बिना मांगे दी है। देवेंद्र जी को हम वापस नहीं ला सकते, पर उनकी कमी
कम से कम महसूस हो, इसके लिए हम हमेशा प्रयासरत रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्य सरकार, वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों ने देवेंद्र चंद्रवंशी को श्रद्धांजलि अर्पित की। देवेंद्र चंद्रवंशी के आश्रितों को 50 लाख की मदद देने और पत्नी को सब इंस्पेक्टर पद पर नौकरी देने का भी ऐलान किया गया। यानी कोरोना के इस वॉरियर के परिवार का पूरा ख्याल रखा गया। उनके परिवार के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 50 लाख रुपए की आर्थिक राशि और मुख्य तौर पे एक सब इंस्पेक्टर की नौकरी दी। देवेंद्र कोरोना के खिलाफ जंग लड़ते लड़ते खुद भी इससे संक्रमित हो गए थे। पिछले कई दिनों से अस्पताल में थे। पहली रिपोर्ट पॉजिटिव आई, लेकिन बाद की रिपोर्ट नेगेटिव होने के बावजूद बहुत देर हो चुकी थी। इंस्पेक्टर देवेंद्र को कोरोना के साथ निमोनिया का भी संक्रमण था। संक्रमण इतना बढ़ चुका था कि वो जिंदगी की जंग हार गए, लेकिन जाते जाते वो ये संदेश दे गए कि खुद को मिटाकर भी देश को कोरोना संकट से निकालना है। 1 साल से ज्यादा समय से जूनी इंदौर थाने का प्रभार उनके पास था। इससे पहले द्वारकापुरी थाना प्रभारी भी वो रहे हैं। 2007 बैच के निरीक्षक देवेंद्र कुमार चंद्रवंशी ने अपने जीवन काल में कई ऐसे कार्य किए जिससे उन्हें सम्मानित भी किया गया। सभी ने उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी। देश में कोरोना की फास्ट टेस्टिंग के लिए CSIR ने एक कागज बेस्ड टेस्ट किट तैयार की है, जिसे अगले हफ्ते तक मंजूरी के बाद प्रयोग में लाया जा सकता है। ये किट चीन से आ रही मौजूदा किट से सस्ती और सटीक रिजल्ट वाली है। देश कोरोना वायरस के संकट से जूझ रहा है। देश के वैज्ञानिक लगातार वैक्सीन खोजने और टेस्टिंग किट को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी यानी कि CSIR IGBI इस मुद्दे पर बड़े पैमाने पर काम कर रहा है और उसके वैज्ञानिक डॉक्टर शौविक मैती हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप कौन सी किट तैयार कर रहे हैं जिससे जल्द कोरोना का इनिशियल जो टेस्ट होता है वो हो पाएगा? हम लोग अभी जो लेबोरेटरी में टेस्ट डेवलप किया वो एक पेपर बेस्ड स्ट्रिप बेस्ड एक टेस्ट है। ये टेस्ट में हम लोग कोविड-19 पेशेंट का स्वाब से RNA आइसोलेट करते हैं। वो RNA से हम लोग पहले उसको cDNA बोलता है बनाता है, उसको एम्पलीफाई करता है। उसके बाद हम लोग एक जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी बोल के नया एक टेक्नोलॉजी आए जिसमें एक प्रोटीन होता है Cas9 प्रोटीन, उसका द्वारा वो कोविड-19 एम्पलीफाइड न्यूक्लिक एसिड प्रोडक्ट को हम लोग टेस्ट करते हैं। तो पूरा कॉम्प्लेक्स बना के हम लोग एक पेपर स्ट्रिप में डालता है। अगर उधर कोविड-19 का जेनेटिक मटेरियल है तो पेपर स्ट्रिप में एक कलर आता है, उसका कलर देख के हम लोग बता सकता है पेशेंट कोविड-19 से अफेक्टेड है कि नहीं है। कोरोना वायरस के मामले में ये एक बहुत बड़ी जीत होगी भारतीय वैज्ञानिकों की, क्योंकि अब तक किट जो है वो चीन से और दूसरे देशों से मंगानी पड़ रही थी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।